है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ वेस्ट थी वो है आपकी माइनिंग वेस्ट। ठीक है, माइनिंग वेस्ट जो होती है, माइनिंग वेस्ट वो है जो वेस्ट ऐसे ऐस, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सॉर्ट ऑफ वेस्ट विच इज जनरेटेड व्हेन द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, राइट। जब उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, कि लाइक जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे जो चीजें हैं, जब उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से, तब जो वेस्टेज बचती है उसको बोला जाता है माइनिंग वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट एक और वेस्ट इन्होंने बताई है, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। वी नो दैट इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सी होती है। ठीक है, जितने भी, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग हो रही है, कोई भी इंडस्ट्रियल के ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है, वो होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है। एंड आपका जो मैनेजमेंट का जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जितनी भी सॉर्ट ऑफ वेस्ट है, चाहे माइनिंग वेस्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कोई भी वेस्ट है, हर एक वेस्ट को मतलब प्रॉपरली डिस्पोज किया जाना चाहिए, प्रॉपरली मैनेजमेंट उसकी होनी चाहिए, सो दैट आपका जो कंटेमिनेशन है उसको कम किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, और आपकी हमारी हेल्थ के ऊपर कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, और ना ही हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना, इसको ऐसे भी आ सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन, डिफाइन ISWM। व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होता है जिसके अंदर सारी चीजों को कंसीडर कर लिया जाता है ना, to managing the municipal solid waste through a combination of methods and practices designed to reduce waste, minimize resource recovery और minimize the environmental impact ना। तो ये वो सारी मतलब एक तरह का कॉम्बिनेशन है ऐसे वेस्ट का, ऐसे प्रैक्टिसेस का, जिनकी हेल्प से वेस्ट को कम किया जाता है। ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको भी रिड्यूस किया जाता है। सो ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। अब इसके अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन से इसके की कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला है वेस्ट प्रिवेंशन एंड मिनिमाइजेशन। पहली बात तो कि वेस्ट को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। सोर्स रिडक्शन क्या होती है? ऐसी स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट वेस्ट जनरेशन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। ठीक है, ये कैसे किया जा सकता है? हमने पहला तो ये है कि सोर्स रिडक्शन है ना, अमाउंट, और कोई कोई भी मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, जो आपको लगता है जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, उसको कम करो, उसके ताकि उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो सके। ठीक है। सो दिस इंक्लूड डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स फॉर लॉन्गर लाइफ, रिड्यूसिंग द पैकेजिंग, इंकरेजिंग द सस्टेनेबल कंजम्पशन। उसके बाद हमारे पास आती है वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। वेस्ट को कलेक्ट करके उसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जा सकती है? एफिशिएंट कलेक्शन सिस्टम, चाहे अब वेस्ट को कलेक्ट भी किया जा रहा है लेकिन उसके कलेक्टिंग का मेथड ऐसा होना चाहिए ताकि कि मतलब वो दूसरी चीजों को अपनी सराउंडिंग को इफेक्ट ना कर सके। सो डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कलेक्शन सिस्टम दैट ऑप्टिमाइज रूट्स एंड द रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, ऐसे वेज के साथ कलेक्ट किया जा सके जिससे कि क्या हो सकता है, अ, मतलब प्रॉपर ऑप्टिमलिटी वाले रूट्स यूज किए जा सके और जिसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन जो हो वो कम हो। वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? वेस्ट ट्रीटमेंट उसके अंदर क्या है आपका? फर्स्ट टॉपिक है थर्मल ट्रीटमेंट। तो इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस वॉल्यूम, रिकवरी एनर्जी एंड मैनेज हजार्डियस मटेरियल। इंसिनरेशन होता है ना, जब चीजों को, कोई ऐसी वेस्ट होती है जिसको जला के ना उनको डिस्पोज किया जाता है, तो वो होता है इंसिनरेशन। तो इन्होंने क्या बोला है, इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस द वॉल्यूम, ताकि उसकी वॉल्यूम को मतलब उसकी क्वांटिटी को कम किया जा सके और एनर्जी को रिकवर किया जा सके, और जितना भी हजार्डियस मटेरियल जो जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सका है उसको मैनेज किया जा सके। सो इंश्योर करो कि जितनी भी आपकी एमिशंस हैं दे आर कंट्रोल टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, जितनी भी एमिशंस हो रही हैं, किसी भी तरह की कोई गैस इमिट हो रही है, तो उसका उसको कंट्रोल किया जा सके ताकि हमारे एनवायरमेंटल के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट जो है उसको डिस्पोजल, उसको कैसे डिस्पोज किया जा सकता है? कंट्रोल डिस्पोजल ना, इंश्योर
मतलब इस चीज की श्योरिटी हो कि हैजार्डियस और नॉन रिसाइक्लेबल जो आपके पास वेस्टेज है, इट इज डिस्पोज्ड इन अ मैनर दैट मिनिमाइजेस द एनवायरमेंटल एंड द हेल्थ रिस्क्स ना। तो वो कहते हैं कि चाहे नॉन रिसाइक्लेबल है, ठीक है, चाहे कोई भी हजार्डियस वेस्ट है, उसको इस तरीके से वेस्ट मतलब डिस्पोज किया जा सके कि उसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। वैसे तो यही चीजें हमारे पास रिपीट हो रही हैं ज्यादा, ये आपको बस क्लियर होनी चाहिए कि टॉपिक कौन सा है। थर्मल ट्रीटमेंट क्या है, कलेक्शन ट्रीटमेंट क्या है, सोर्स को रिडक्शन कैसे करनी है, टॉपिक सेम है, लेकिन आपके पास उनके पॉइंट्स इन्होंने मल्टीपल डाले हुए हैं जो यू हैव टू कवर। अब हमारे पास दूसरा ने बोला है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमने उस दिन भी पढ़ा है कि हाँ जी, पब्लिक को अवेयर होना बड़ा जरूरी है, पब्लिक को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। पब्लिक को अगर आप लोग एजुकेट करोगे, पब्लिक को पता होगा कि ये जो वेस्ट है, वेस्टेज जो है, हजार्डियस वेस्ट है, ऐसा मटेरियल है, इसका हमारे ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर उनके पास एजुकेशन होगी, अगर उनको अवेयरनेस होगी इस चीज़ों की, तो वो ऐसे सारे स्टेप्स जो हैं वो लेंगे, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, एजुकेटिंग द रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उनको सिखाया जाए, लोगों को एजुकेट कराया जाए, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, तो उनको सबको एजुकेट करवाया जा सके, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, किनको फॉलो करके वो इन सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं। सो रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग, कंपोजिटिंग, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन लोकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, उनके अंदर कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स, बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम्स का मतलब क्या है कि लोगों के बिहेवियर के अंदर ऐसे चेंजेस आए, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो, उनको बताया जा सके, ठीक है। कैसे हो सकता है, अगर हम बात करें, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ, ये हम लोगों का एक मतलब बहुत बड़ा स्टेप होना चाहिए कि हम लोग अ, जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, हम उस प्लास्टिक के यूसेज को कम कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा हमारे बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, वो है ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन। इट इज ऑल अबाउट ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन अ वे दैट मिनिमाइजेस देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू देयर एंटायर लाइफ साइकिल। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जिनका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। So this approach integrated principles of sustainability into the design process, focusing on the reducing the waste, conserving the resources, improving the efficiency. Yes, इसके अंदर सारा कुछ यही होगा कि हम लोगों का फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा, वेस्ट कम हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं कंजर्व किया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब इसके देखो, अब इसके क्या क्या मतलब की प्रिंसिपल्स, इसकी स्ट्रेटजीज हैं जो इस डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व है। एक तो है मटेरियल सिलेक्शन, ऐसा मटेरियल चूज करो जो कि रिन्यूएबल हो, रिसाइक्लेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है। ऐसे मटेरियल को अवॉइड करो जो कि टॉक्सिक और हार्मफुल है फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये पहला है कि मटेरियल की सिलेक्शन होनी बड़ी जरूरी है। एनर्जी एफिशिएंसी, डिजाइन द प्रोडक्ट्स टू यूज लेस एनर्जी ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन। ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन करो जो कि जब वो अपना काम परफॉर्म करें तब वो कम से कम एनर्जी को यूज करें, ठीक है। सो दिस माइट इंक्लूड इंप्रूविंग द एनर्जी एफिशिएंसी, इनकॉर्पोरेटिंग renewable energy resources, minimize the energy consumption during the product use phase। तो मतलब बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम एनर्जी कम से कम यूज करें। तो अगर जितनी वेस्टेज कम होगी उतनी उसको बोला जाता है कि ये बहुत एफिशिएंट है प्रोडक्ट्स हैं। ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जिनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा हो, लंबा हो, लंबे टाइम तक हम उनको यूज कर सकें। ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बनाए तो उनको आप वन टाइम ही यूज कर सको, नेक्स्ट टाइम आपको न्यू प्रोडक्ट बनाने पड़े, तो ऐसे हम लोगों का टाइम, हमारा वेस्टेज ज्यादा होगी। मॉड्यूलरिटी और रिपेयरेबिलिटी, ठीक है। पहले याद ये कि ऐसे प्रोडक्ट्स हों दैट कैन बी इजीली रिपेयरेबल एंड अपग्रेडेबल, ठीक है, जिनको इजीली रिपेयर किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके।
So modular design allow parts to be replaced या or upgraded without disregarding the entire product. ऐसे भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जिनके आगे फर्दर उनके जो छोटे छोटे पार्ट हैं जिनकी हमें कई बार जरूरत पड़ती है। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिसका कोई पार्ट खराब हो जाता है, उसको आपको महीने 2 महीने बाद उसको चेंज करवाना पड़ता है, तो वैसा ना हो। लंबे टाइम तक चलने वाले प्रोडक्ट्स हों जो इजीली रिपेयर किए जा सकें। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, ऑप्टिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू रिड्यूस द वेस्ट, यूज लेस एनर्जी, मिनिमाइज द एमिशंस। ठीक है, ये हम और नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं कि ऑप्टिमाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिलिटी एक ऐसा फीचर होता है जिसके अंदर यही मेन इसका एम यही होता है कि वेस्ट को रिड्यूस करना, मतलब बिना किसी वेस्टेज के प्रोडक्ट्स को या चीज़ों को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। End of life consideration. Plan for the end of life stage of the product. This include designing for the easy disassembly, encouraging the recycling, ठीक है, considering the take back programs and product steward initiatives। ठीक है, तो मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स, बेसिकली इनका ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इनका मतलब ये है ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन, इसके अंदर जो भी इसके फीचर्स हैं, इनका मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करो, ठीक है, जो जिनका लाइफ स्पैन भी अच्छा हो, जो एनर्जी भी कम यूज करें, जिनको हम रिसाइकल कर सकें, जिनको हम रीयूज भी कर सकें, और जिनका हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। सो दिस इज दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है, इनकी पैकेजिंग भी जो होनी चाहिए, पैकेजिंग भी वो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, जैसे पैकेजिंग में जितना होता है कि बहुत एक्सेसिव ओवर पैकेजिंग ना हो, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाए। लाइफ साइकिल असेसमेंट होनी चाहिए, कंडक्ट अ लाइफ साइकिल असेसमेंट टू इवैल्यूएट द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन थ्रू द प्रोडक्शन यूज एंड डिस्पोजल। लाइफ साइकिल असेसमेंट, पूरी उस जो उसका एक प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, ताकि ये चीज इवेल्युएट करवाई जा सके रॉ मटेरियल से लेके जहाँ पे, मतलब जहां से प्रोडक्ट को डिजाइन करने की स्टेज स्टार्ट होती है कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से वो लिया जाता है, उसका बेस क्या है, बनता कहाँ से है वो प्रोडक्ट, फिर उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, फिर उसका यूसेज कैसे किया जाता है, फिर उसकी डिस्पोजल कैसे होती है। So it helps identifying the areas for the improvement, right? Consumer education provide the information to consumers about the product environmental benefit and how to properly dispose of or recycle it. So consumers को भी इस सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो, उनको भी एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, उनको भी पता हो इन चीज़ों को डिस्पोज कैसे करना है। Innovation and collaboration. Stay informed about the new technologies and material that can improve the sustainability. खुद भी हमें चाहिए कि हम लोग भी अप टू डेट रहें, जो नई 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 टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनके बारे में हमें पता हो, और हम इतने अच्छे वे में यूज कर सकें इन सब चीज़ों को, ताकि ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी जो है, मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये आ जाता है, सस्टेन करने का मतलब यही होता है किसी चीज़ को लंबे टाइम तक चलते रखना, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर इसके कुछ फीचर्स थे। अब आपके पास एक टॉपिक नया आता है, इको लेबल्स। इको लेबल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। इको लेबल्स बेसिकली दे आर द सर्टिफिकेशन, ऐसे सर्टिफिकेशन, ऐसे छोटे छोटे जो लेबल्स होते हैं, बेसिकली ये एक तरह का सर्टिफिकेट होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस इट मीट्स स्पेसिफिक एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब पर्टिकुलर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सस्टेनेबिलिटी के वो उनको मीट कर रहे हैं, उनको वो कंप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं कि हाँ दीज आर दी इको लेबल। जैसे आप लोगों ने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा होता है ISO सर्टिफाइड, तो हम उनके ऊपर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। वो एक स्टैंडर्ड होते हैं जो ये बात करते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ जी ये जो प्रोडक्ट है आप उसको बिना किसी डाउट के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं इको लेबल्स आर समथिंग लाइक दिस। आपने देखा भी होगा कई बार हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, या फिर जनरली आप किसी इंडस्ट्रीज में जाओ तो वहां पे बहुत बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन होती है तो वहां पे ये सारी चीजें, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये इको लेबल्स हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है,
सो टाइप्स ऑफ इको लेबल, तो कितने टाइप्स के इको लेबल हो सकते हैं? एनर्जी स्टार्ट हो सकता है। एनर्जी स्टार्ट जो होता है, इट इज अवॉर्डेड टू प्रोडक्ट्स दैट मीट स्ट्रिक्ट एनर्जी एफिशिएंसी गाइडलाइंस, ठीक है, सेट बाय ईपीए। तो एनर्जी स्टार वैसा लेबल है जो ये बताता है कि हाँ जी, ये प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंसी की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके बनाया गया है और उनको ये मीट करता है, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। लीड होता है, LEED, लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन। सो ये एक ऐसा तरह सर्टिफिकेशन होता है जो ये इंडिकेट करता है इट इज यूज्ड फॉर द बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इंडिकेट क्या करता है कि दे मीट हाई स्टैंडर्ड फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी भी एफिशिएंसी है, वाटर की यूसेज का भी करता है, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी, दैट्स व्हाई इसको लीडरशिप। लीडरशिप किसके अंदर? एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के अंदर। उसके बाद हमारे पास है फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड का मतलब क्या है? ऐसे प्रोडक्ट्स जो मतलब जिनके ऊपर ये लेबल लगा हो, वो क्या श्योरिटी देते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर द फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड्स। फेयर ट्रेड मतलब फेयर लेबर सिस्टम उसके अंदर यूज किया गया है, फेयर प्रैक्टिसेस के अंडर उसको बनाया गया है, और वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे ज्यादातर देखा जाता है? कॉफी, चॉकलेट, अगर जो भी बाकी फूड आइटम्स हैं वो। क्रेडल टू क्रेडल, C2C जिसको हम बोलते हैं। सो ये सर्टिफिकेशन क्या बताती है? इट असेसेस प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन their sustainability across several categories। कौन कौन सी? मटेरियल की हेल्थ, ठीक है, मटेरियल को री यूटिलाइज किया जा सकता है, रेन्यूएबल एनर्जी यूज है, सोशल फेयरनेस है। तो इसको बोला जाता है क्रेडिट टू क्रेडिट, C2C। फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, FSC, ये लेबल किसके लिए? इट इज फॉर पेपर एंड वुड प्रोडक्ट्स। जितने भी पेपर या वुड के प्रोडक्ट्स हैं दैट कम फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबली मैनेज्ड फॉरेस्ट दैट प्रोवाइड एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, उसके लिए ये यूज किया जाता है। EU इको लेबल भी आता है हमारे पास। ये एक यूरोपियन सर्टिफिकेशन, एक तरह का मतलब ऐसा सर्टिफिकेशन है, ऐसा लेबल है जो ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मीट द हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड थ्रू देयर लाइफ साइकिल, इंक्लूडिंग द रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन, लोअर एमिशंस, मिनिमाइज द वेस्ट। मतलब ये बताते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन भी कम होती है, ठीक है, एमिशंस भी कम होती हैं इसके अंदर, और वेस्टेज भी बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो हमें पता ही है, हम लोग क्या बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये कौन से हैं? ऐसे जो लेबल्स होते हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। उसके अंदर कोई सिंथेटिक मटेरियल नहीं यूज किया गया है, कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड्स, कोई ऐसी चीजें नहीं यूज की गई हैं। तो आप उनको मतलब बिना किसी डाउट के यूज कर सकते हो। हम लोग बोलते थे ना कि पहले टाइम पे, पुराने टाइमों में ऑर्गेनिक फूड ज्यादा होता था, आजकल ऑर्गेनिक फूड बहुत कम है। ग्रीन सील क्या होती है? इट इज फॉर दोज प्रोडक्ट्स दैट मीट द रिगरस क्राइटेरिया फॉर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। वेस्ट कम है, कंजर्वेटिव रिसोर्सेज है इसके अंदर, कंजर्विंग रिसोर्सेज है। इट इज कॉमनली फाउंड ऑन द क्लीनिंग प्रोडक्ट, पेंट वगैरह के ऊपर ये ज्यादा ग्रीन सील जिसको आप बोल सकते हो। GOTS होता है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ये टेक्सटाइल्स के लिए है, मेड फ्रॉम दी ऑर्गेनिक फाइबर, जो ऑर्गेनिक फाइबर से बनाया जाता है, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। इट इंश्योर्ड, ये क्या श्योरिटी देता है कि एंटायर टेक्सटाइल सप्लाई चेन मीट्स एनवायरमेंटल एंड सोशल क्राइटेरिया, मतलब ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। बी कॉप, this certification is for the companies that meet high standard of social and environmental performance, accountability and the transparency। तो ये हमारे आपके ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं, सॉरी इको लेबल होते हैं आपके, ठीक है। तो आपको इन इको लेबल्स के बारे में पता हो, इको लेबल क्या होते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इको लेबल्स आर देयर। लाइफ साइकिल असेसमेंट हम पढ़ चुके हैं। लाइफ साइकिल असेसमेंट का हमने क्या पढ़ा है कि लाइफ साइकिल असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर की ये श्योरिटी की जाती है कि प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन से स्टार्ट करके कि ठीक है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन किया गया है और उसकी प्रोडक्शन आगे फर्दर उसके डिस्पोजल तक को लेके, तो ये पूरा लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, ऐसा एक मेथड है, ऐसा अप्रोच है ये। अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से फेजेस हो सकते हैं ऑफ द LCA लाइफ साइकिल असेसमेंट के, सबसे पहले आता है गोल। गोल क्या है? क्लियरली डिफाइन द पर्पस ऑफ द असेसमेंट।
इट माइट इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। इसका गोल यही है, गोल क्या होता है इसका, यही गोल होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उसकी इम्प्रूवमेंट ही हो। कंपेयर करना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और सपोर्ट करना मार्केटिंग के क्लेम्स को। तो ये इसका मेनली गोल एंड इसका स्कोप है। इन्वेंटरी एनालिसिस क्या होता है, एलसीआई। डाटा कलेक्शन, सबसे पहले गैदर द क्वांटिटेटिव डाटा और ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स एसोसिएटेड विद ईच लाइफ साइकिल स्टेज। So it includes raw material, energy use, emissions, waste, other environmental aspects. तो ये सारे पुराने वाले टॉपिक्स हैं जो हम लोग पिछले चैप्टर्स के अंदर कर चुके हैं, ये दोबारा से थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, असेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यूजिंग द डिफरेंट कैटेगरी, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ओजोन डिप्लीशन, एसिडिफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, रिसोर्स डिप्लीशन। तो ये इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर आती है ये चीजें। अब इनकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। प्रोडक्ट का डिजाइन, सबसे पहले हेल्प्स इन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट विद रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करना जिनका एनवायरमेंट के ऊपर बहुत कम इम्पैक्ट हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या, असिस्ट इन सिलेक्टिंग द सप्लायर्स एंड मटेरियल्स बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सपोर्ट करता है एनवायरमेंटल क्लेम्स और सर्टिफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग द क्रेडिबल डाटा ड्रिवन एविडेंस, ठीक है, मार्केटिंग भी करनी है साथ साथ कम्युनिकेशन भी आपका होना। पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, जो भी आपकी पॉलिसीज है, इट इन्फॉर्म्स द रेगुलेटरी डिसीजंस एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड द देयर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हमारे पास आता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सो प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विद द इंफॉर्मेशन टू मेक मोर सस्टेनेबल चॉइसेस। मतलब कंज्यूमर को अगर हमें पता होगा ना चीज़ों, हम लोग भी तो यही डिसाइड करते हैं, अगर हम हमें पूरी एजुकेशन होगी किसी चीज़ के बारे में, हमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसका ये लाइफ साइकिल है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू ऑब्टेन, अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी उसके बाद ही हम लोग सोचते हैं कि यस हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक रिसाइकलिंग का। व्हाट इज रिसाइकलिंग, हम लोग रिसाइकलिंग बोलते हैं ना कि रिसाइकलेबल, ये प्रोडक्ट्स रिसाइकलेबल होने चाहिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जिनको रीयूज किया जा सके, उसकी वेस्टेज को दोबारा ऐसे नए प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना ताकि हम उनको रीयूटिलाइज कर सकें और हमारा रॉ मटेरियल वो कम हो सके, ठीक है, एनर्जी यूसेज कम हो, ग्रीन हाउस की गैसेस जो है वो गैसेस की एमिशन जो होती है वो कम हो। तो दोज आर नोन एज दैट प्रोसेस इज नोन एज रिसाइकलिंग। सब इसके अंदर हमारे पास कुछ इसके, सबसे पहले आता है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक ये सब बहुत मोस्ट पॉपुलर भी है, यूजफुल मटेरियल भी है मॉडर्न टाइम्स के लिए, एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी ऑप्टिमाइज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल। मतलब ये हो कि हम प्लास्टिक की रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कर सकें, उसकी वेस्टेज कम हो, क्योंकि ये जो होता है ना इसको डिस्पोज करना बड़ा ही मुश्किल है। तो अब प्लास्टिक वो कहते हैं रिसाइकल कैसे किया जाता है, देखो ये आपके पास ना पूरा साइकिल आ सकता है, हाउ इज प्लास्टिक रिसाइकल्ड। प्लास्टिक जो है वो कैसे रिसाइकल किया जाता है। पहले तो आपके पास है सॉर्टेड बाय पॉलीमर टाइप, श्रेडेड, वॉश्ड, मेल्ट, पैलेटाइज्ड किया जाता है, उसके बाद इट इज मेड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो ये सारा इसका है मतलब पूरा इसका लाइफ साइकिल, उसके कुछ स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। टू स्टेज प्रोसेस है, सॉर्टिंग जो है इट इज मेनली डन ऑटोमेटिकली विद द मैनुअल सॉर्ट टू इंश्योर ऑल कंटामिनेट्स हैव बीन रिमूव्ड ना। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं सॉर्टिंग होनी चाहिए मटेरियल की, ताकि आपको ये पता हो कि हाँ जितना मटेरियल वो सॉर्ट किया गया है उसके अंदर कोई भी कंटामिनेंट्स नहीं है। और जब वो सॉर्ट हो गया उसके बाद उसको क्लीन किया जा सके। प्लास्टिक कैन ईदर बी श्रेडेड इनटू फ्लेक्स और मेल्ट प्रोसेस टू फॉर्म पैलेट्स बिफोर फाइनली बीइंग मोल्डेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये टू स्टेजेस है। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द डेमोलिशन डेब्रीज, किनकी, जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्री है उनकी रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है। तो ये एक बड़े इसेंशियल प्रैक्टिस है फॉर द मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड रेनोवेशंस, ठीक है, जहाँ पे चीजों को बिल्ड किया जाता है, जहाँ पे रेनोवेशन प्रोसेस होती है, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो डेमोलिशन डेब्रीज हैं, ठीक है, जितना भी है, तो उसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी। तो ये ज्यादातर ऐसी प्रोसेसेस कहाँ पे, दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑन द लैंडफिल्स,
दे कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज और मिनिमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। अब इसके पास क्या है देखो, टाइप्स ऑफ सी एंड डी डेब्रिज। सी एंड डी डेब्रिज कौन सी है? कंस्ट्रक्शन एंड, हमने कौन कौन सी पढ़ी है? कंस्ट्रक्शन एंड द डेमोलिशन डेब्रिज। ये आप याद रखना, सी एंड डी इज व्हाट? कंस्ट्रक्शन एंड द डेमोलिशन डेब्रिज। कंक्रीट रिसाइकलिंग, सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है इसके अंदर? कंक्रीट इज क्रश्ड इनटू एग्रीगेट साइज पीसेस व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ बेस मटेरियल फॉर द रोड्स, न्यू कंक्रीट मिक्स एंड द फिल मटेरियल। तो वो जो कंक्रीट डिबरी है उसको हम कहाँ पे ऐसे, मतलब वो क्रश्ड साइजेस होते हैं, ऐसे पीसेस होते हैं जिनको हम रोड्स को बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं, कोई और मिक्स बनाने के लिए हम लोग यूज किया जा सकता है, या किसी मटेरियल को फिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको बोला जाता है कंक्रीट रिसाइकलिंग। वुड रिसाइकलिंग, वुड जो है, वुड को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? इट इज सॉर्टेड, प्रोसेस्ड एंड कैन बी रीयूज्ड एज मच। कंपोस्ट की जा सकती है, फीड स्टॉक की जा सकती है, उसको हम काफी जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो, तो वेस्टेज कम से कम हो। मेटल रिसाइकलिंग, मेटल जो है, जितना भी स्टील, एल्यूमिनियम, जो भी किसी भी तरह का आप लोग मेटल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये दे आर, पहले सबसे पहले तो उसको सेपरेट किया जाता है, फिर उनको क्लीन किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है इनटू स्क्रैप मेटल दैट कैन बी मेल्टेड डाउन, जो कि मेल्ट किया जा सके, एंड दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर द न्यू मेटल प्रोडक्ट्स, जिससे आप नए मेटल प्रोडक्ट्स भी आप बना सको। ग्लास रिसाइकलिंग, जो भी ग्लास है उसको आप कैसे रिसाइकल कर सकते हो? हमें पता है कि जो ग्लास है उसकी छोटी छोटी डिब्री, मतलब उसकी जो डिब्री है मतलब वो क्रश्ड फॉर्म में होता है, और वो भी छोट उसको भी आप आगे फर्दर प्रोसेस, मतलब उनको रिसाइकल कर सकते हो। इट कैन बी प्रोसेस्ड इनटू द कलेट विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस न्यू ग्लास प्रोडक्ट्स। जो छोटे छोटे कलेट्स होते हैं उनके बिहाफ पे आप नया ग्लास प्रोडक्ट जो है वो आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अब इस वो कहते हैं ये सारी रिसाइकलिंग आप कर रहे हो, रीयूटिलाइज कर रहे हो आप प्रोडक्ट्स को, उसके बेनिफिट्स क्या है? बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, हम लोग घरों में भी चीजें यूज करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं यूज करते कि एक बार यूज करके फेंक दो, हम लोग चाहते हैं, हम लोग भी करते हैं ना घरों में। हमारे घरों में भी अगर हम लोग छोटी छोटी चीजों को अच्छे तरीके से नहीं यूज करेंगे तो वेस्टेज बढ़ेगी। वेस्टेज से क्या होगा? हम लोग भी इकोनॉमिकली डाउन जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कम से कम वेस्ट करो, बेस्ट वे में उनको यूटिलाइज करो ताकि हमारी लाइफ अच्छी चले। सिमिलरली बड़े लेवल के ऊपर ये जो वेस्टेज है उसको उन्होंने बोला है कि उनको बड़े लेवल के ऊपर रिसाइकलिंग प्रोसेस की जाए, वेस्ट जो है वो कम से कम की जाए, वेस्ट की रिडक्शन होनी चाहिए और रिसोर्सेज को कंजर्व करना आना चाहिए आपको। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। चैलेंजेस और लिमिटेशंस, इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं? कंटेमिनेशन हो सकता है, ठीक है, कंटेमिनेशन का सी एंड डी जो है आपके पास, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या मटेरियल आते हैं? मिक्स्ड मटेरियल एंड कंटेमिनेट्स लाइक हजार्डियस मटेरियल हो सकता है, मेकिंग द रिसाइकलिंग मोर कॉम्प्लेक्स, और वो कॉस्टली भी हो सकती है, ठीक है, और सेपरेशन एंड सॉर्टिंग। इफेक्टिव रिसाइकलिंग रिक्वायर्स थ्रू सेपरेशन सॉर्टिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल विच कैन बी लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है सेपरेशन के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़े, या हो सकता है ऐसे कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़े। तो ये एक बड़ा बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है कंपोजिटिंग। मैं अब आपको लिंक दोबारा शेयर करने लगी हूँ, मीटिंग का एंड होने वाली है।